जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। विंड टनल तेजस फाइटर जेट पहली बार डुअल रैक पाइलॉन के साथ देखा गया। डीआरडीओ ने अपने नए SR-SAM मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया। भारत आर्मीनिया को 30 mm और 40 mm के ग्रेनेड की आपूर्ति करेगा। बढ़ते बढ़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 का हाल ही में एक विंड टनल मॉडल दिखाया गया, जिसमें कि उन्नत यानी कि एडवांस कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस ट्विन मिसाइल ले जाने वाले पाइलॉन के इंटीग्रेशन का खुलासा हुआ है, जो कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी ले जा सकता है। दोस्तों, बता दें कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में डुअल रैक पाइलॉन एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, जो कि अपने बाहरी पंखों से जुड़े पाइलॉन्स पर AR-SAM क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को ले जा सकते, जो हवा से हवा और हवा से सतह दोनों मिशनों को संभालने के लिए विमान की ताकत को बढ़ाती है। डुअल रैक पाइलॉन को शामिल करने से तेजस मार्क 1A की भी मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। बता दें कि डुअल रैक पाइलॉन्स को तेजस मार्क 1A में भी इंटीग्रेट करके इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी, जिससे कि एक ही हथियार स्टेशन पर 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें ये ले जा सकता है। और इस तरीके की प्रगति स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी, जिससे कि तेजस फाइटर जेट को अलग अलग मिशनों में रणनीतिक लाभ मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर ने चौथे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया। बता दें कि GRSC इस वक्त 19 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मीनिया की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत आर्मीनिया को 30 mm और 40 mm के ग्रेनेड की आपूर्ति करेगा। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड आर्मीनिया को करीबन 1.5 लाख ग्रेनेड की आपूर्ति करने वाला है। और आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी ने इस साल की शुरुआत में आर्मीनिया को 7.62 mm कैलिबर के 5 मिलियन राउंड की आपूर्ति की थी। और यही इसके अलावा आर्मीनिया भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीदेगा। हैंड ग्रेनेड की खरीद आर्मीनिया की अपनी सेना को आधुनिक बनाने और अपनी रक्षा क्षमताओं को सुधार करने के प्रयास का हिस्सा है। ग्रेनेड की बिक्री को भारत और आर्मीनिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे जितना भी है ये हैंड ग्रेनेड्स है। ये है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है। ग्रेनेड में 2 प्रकार है। ये अपना एज ओल्ड टाइप ऑफ ग्रेनेड्स है। ये पुरानी टाइप है। ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स को ऑफेंसिव सिस्टम में या तो डिफेंसिव सिस्टम में दोनों में यूज़ किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने अपने आने वाले SR-SAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार अनावरण किया है दुबई एयर शो में, जो कि एक ट्रक बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आधारित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि SR-SAM है। बता दें कि ये हाई स्पीड एयरबॉर्न टारगेट्स को एंगेज कर सकता है 15 किलोमीटर की रेंज में, और ये 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंच सकता है। बता दें कि ये सर्कल प्रोटेक्शन प्रदान करेगा एयर थ्रेट्स के खिलाफ भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जा रही है। आपको बता दें कि डीआरडीओ का ये जो SR-SAM है वो एक सप्लीमेंट होगा इजरायली स्पाइडर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम का, जो कि पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की MKU लिमिटेड ने अपना नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक हेलमेट कवारो डोमा 360 को पेश किया है मिनीपोल 2023 पेरिस में, जो कि यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन है ऑल 5 जोन्स के लिए, जो AK-47 माइल्ड स्टील कोर 7.62 mm और M193 5.56 × 45 mm नाटो बुलेट्स को भी झेल सकता है। इसके आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक लेवल 3+ हेलमेट, जो कि AK-47 की हार्ड स्टील कोर के एमिनेशन से आपको बचाव प्रदान करता है। इसके अंदर का हेलमेट लेवल 3 का है और उसके ऊपर जो हेड मैक शील्ड है ये लगने के बाद ये हेलमेट लेवल 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि डीआरडीओ का जो लाइट टैंक प्रोटोटाइप है वो अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि L&T केवल 59 टैंक्स को तैयार करेगा और बाकी के जो 295 टैंक्स हैं उन्हें दूसरी जो इंडियन कंपनीज हैं वो तैयार करेंगी, वो भी बिडिंग प्रोसेस के बाद। बता दें कि जो 3 कंपनियां हैं जिसमें कि L&T खुद इसमें शामिल है, भारत फोर्ज आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से तैयार किए गए नागास्ट्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन का परीक्षण किया है भारतीय सेना के सामने, और भारतीय सेना ने इसका ऑर्डर भी दिया है। ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है वो 1 किलोग्राम का वॉर हेड ले जा सकता है और इसकी 15 किलोमीटर की ऑटोनोमस रेंज है और इसका एंड्योरेंस टाइम करीबन 60 मिनट का है। बता दें कि इस लॉइटरिंग म्यूनिशन में करीबन स्वदेशी कंटेंट जो है वो 75% है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने सीमा सड़क संगठन की सहायता से उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज का काम पूरा कर लिया है। इससे 3 अक्टूबर की रात को कट गए उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को फिर से मेनलैंड के साथ जोड़ दिया गया है।
इस पुल के बन जाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वाहनों का निर्बाध आवागमन फिर से शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि 200 फुट का ये जो बेली पुल है वो अपने आप में इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, क्योंकि ये सबसे लंबा और भारी एकल विस्तार बेली पुल है। दिलचस्प बात यह है कि बीआरओ ने लगातार कार्य करते हुए शुरुआत में कंक्रीट के ढांचे का निर्माण किया, बाद में त्रिशक्ति सेना द्वारा पुल का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 5 दिन लगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को नौसेना में शामिल किए गए आज 10 साल पूरे हो गए। बता दें कि 2004 में इसे रूस से खरीदा गया था और 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले इसे अपग्रेड किया गया था। आईएनएस विक्रमादित्य हिंद महासागर में सबसे बड़े विमान वाहक पोतों में से एक है और ये MiG-29 के लड़ाकू जेट, सी हैरियर हेलीकॉप्टर्स और कामोव के A-31 जो अवाक्स एयरक्राफ्ट है उन्हें ऑपरेट करता है और ये अपने साथ 45 विमानों को ले जा सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति रही है। इसने भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने भारत के पड़ोसियों की आक्रामकता को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने घोषणा की कि इसरो में लिक्विड प्रपल्जन सिस्टम सेंटर के निदेशक डॉक्टर वी नारायण ने उनके मैक्स क्यू हेडक्वार्टर का दौरा किया है हैदराबाद में और उन्होंने स्पेस एप्लीकेशन के लिए लिक्विड प्रपल्जन सिस्टम विकसित किया है और इस बारे में उन्हें जानकारी दी है। बता दें कि डॉक्टर नारायणन स्काईरूट की प्रगति से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने की कंपनी की क्षमता पर भी बातचीत की। डॉक्टर नारायण ने कहा कि मैं स्काईरूट एरोस्पेस में किए जा रहे काम से काफी प्रभावित हूं। कंपनी के स्पेस एप्लीकेशन के लिए लिक्विड प्रपल्जन सिस्टम विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और मुझे विश्वास है कि वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब LAC के साथ अत्यधिक ऊंचाई पर अपने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती की सुविधा के लिए विशेष उपकरण विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। ऐसी ऊंचाई पर विमान को तैनात करने में जो प्राथमिक चुनौती जैसे कि दुर्लभ हवा और कम तापमान, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशनल स्थितियों के तहत इंजन को चालू करना होता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि हम 16,000 फुट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर इंजन स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और प्यूनोमेटिक आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम है। अमेरिका से खरीदे गए AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर जो जमीनी सैनिकों को महत्वपूर्ण फायर पावर प्रदान करेंगे, उन्हें LAC पर तैनात किया जा रहा है। बता दें कि अपाचे की जो सर्विस सीलिंग है वो 20,000 फीट है। लेह, थोइस, न्योमा या क्षेत्र के अन्य हेलीपैड जैसे परिचालन आधार कम ऊंचाई पर स्थित है। उच्च ऊंचाई के लिए तैयार शुरुआती उपकरणों के विकास से भारतीय वायुसेना को अपने अपाचे हेलीकॉप्टरों को अलग अलग ऊंचाई वाले स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात करने की अनुमति मिलेगी, जिससे कि वो अधिक चुस्त और उत्तरदायी रक्षा मुद्रा में योगदान देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर छिड़ी जंग के बीच दो महाशक्तियों ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद भी मुलाकात की है। 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन के साथ मुलाकात की। 4 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग को भले ही एक बार फिर तानाशाह करार दिया हो, लेकिन इतना जरूर कहा कि अमेरिका की तरह चीन भी एक जिम्मेदार देश जरूर बन गया। 6 साल के बाद अमेरिका पहुंचे शी जिनपिंग का भले ही गर्मजोशी से अमेरिका ने स्वागत किया। बता दें कि यह मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में की गई। इस दौरान ताइवान पर हमले के ऊपर भी बातचीत की गई, जिसमें कि शी जिनपिंग ने कहा कि अभी हमारा ताइवान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और अमेरिका को भी ताइवान को हथियार देना बंद करना होगा। इसके अलावा इजराइल और हमास युद्ध पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। अमेरिका और चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूक्लियर कमांड से दूर रखने पर सहमति बनी है। 1-to-1 बैठक के बाद बाइडेन ने घोषणा की है कि चीन फेंटानिल ड्रग के कंपोनेंट्स पर कंट्रोल करेगा, जिससे अमेरिका की ड्रग समस्या पर लगाम लगेगी। इसके अलावा मिलिट्री कम्युनिकेशन पर भी दोनों देशों के बीच सहमति हो गई है, ताकि गलती से दोनों देशों के बीच लड़ाई की नौबत न आए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो ने इस बात की पुष्टि की है कि चंद्रयान 3 को धरती के ऊपर 133 किलोमीटर इंटू 35,825 किलोमीटर की ऑर्बिट में डालने वाला जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज वापस लौटा और उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका के पास जाकर गिरा। इस हिस्से ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को ऊपर बताई गई कक्षा में डाल दिया था। तब से इसी ऊंचाई पर वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आ रहा था। बता दें कि यह हिस्सा अमेरिका के तट से दूर उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरा और नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड इसे ट्रैक कर रही थी। उन्होंने ट्रैकिंग के बाद इसरो से बातचीत करके अंतरिक्ष से धरती पर आने वाली वस्तु की पहचान की और इसरो ने इसे कंफर्म कर दिया था।
तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।